અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડોક્ટર શો કાર્યક્રમ અંતર્ગત હું મોનિકા ફરી એક વખત એક નવા જ તબીબ સાથે તમારી મુલાકાત કરાવવા જઈ રહી છું। આજે આપણે એક એવા રોગ વિશે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ જેના વિશે આપણે સાંભળ્યું છે કે ક્યારેય પણ એ રોગ એક વખત આપણા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યાર પછી એનો જડ મૂળથી નાશ નથી થતો। આપણે જ્યાં સુધી જીવીએ છીએ ત્યાં સુધી તેની દવાઓ આપણે સતત લેવી પડે છે। તો આવા જ જે રોગ છે તે છે ડાયાબિટીસ। તો ડાયાબિટીસને જડમૂળથી મટાડી શકાય છે, તેને કંટ્રોલમાં લઈ શકાય છે, જેવી ઘણી બધી વાતો સાથે આજે આપણી સાથે જોડાવા જઈ રહ્યા છે ડોક્ટર જયકુમાર દીક્ષિત। તેમનું શું કહેવું છે, કેવી રીતે તેઓ સારવાર આપે છે અને સ્પેશિયલ તેઓ જ્યારે સુરતના નથી પરંતુ સુરતમાં ફક્ત મહિનામાં 2 દિવસ માટે તેઓ આવે છે। મહિનાની 23 તારીખે તેઓ સુરતમાં આવે છે અને અહીંના જે પેશન્ટ છે તેમને તેઓ ટ્રીટમેન્ટ આપે છે। તો સમગ્ર માહિતી આપણે તેમની પાસેથી જ જાણવાનો પ્રયત્ન કરશું। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शक मित्रों को बताइए। मेरे बारे में मेरा परिचय तो आपने दे दिया है। मैं डॉक्टर जयकुमार दीक्षित हूँ और मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ 1975 में। 1975 में ग्रेजुएट होने के बाद इंटर्नशिप वगैरह होने के बाद फिर मैं जनरल प्रैक्टिस किया। जनरल प्रैक्टिस यानी डॉक्टर करते हैं वैसे ही। उसके बाद में फिर मुझे एक्यूपंक्चर सीखने का मौका मिला। तो मैं फिर एक्यूपंक्चर सीखने के बाद फिर मैंने जनरल प्रैक्टिस बंद कर दी। उसके बाद सिर्फ एक्यूपंक्चर करते रहा। तो पहले तो बाकी सब लोग जैसे करते हैं वैसे बॉडी एक्यूपंक्चर करता था। उस समय मैं सबसे ज़्यादा पोलियो और पैरालिसिस के मरीज ज़्यादा देखता था और बहुत सारे पोलियो के मरीजों से और पैरालिसिस के मरीजों से दवाखाना मेरे सब बेड भरे रहते थे। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि पोलियो जो है वो अपने पोलियो वैक्सीन के द्वारा फिर पोलियो अभी होता ही नहीं है। पोलियो को अपन ने ये ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद में उस समय जब मैं रामकृष्ण मठ नागपुर में सेवा करता था तो उस समय एक पहला पेशेंट था गजानन मराठे, उसका नाम। वो बैंक में मैनेजर थे, मेरे पास इलाज कराने आते थे। उनको हो गया था एंकिलोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस। एंकिलोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस मतलब पीठ का जो कना है ना वो ऐसे ये हो जाता है, पूरा बग ऐसे हो जाता है, कर्व हो जाता है। तो उनको मेरे ट्रीटमेंट से फ़ायदा हो रहा था, वो आ रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि वो अचानक बेहोश हो गए। तो मैं बोला इतने सालों 3 महीने से 4 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, नहीं जाएगा। ऐसा पहली बार हुआ। फिर मैंने अपने एक्यूपंक्चर में हमारे जो पॉइंट है उसको लगा के उनको होश में लाया और फिर मैंने पूछा उनको कि गजानन जी ऐसे क्या हो गया आज। तो वो मुझे बोले कि ऐसा लगता है, बोले कि मेरे को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया होगा, मतलब मेरी शुगर कम हो गई होगी, इसलिए मेरे को चक्कर आके मैं बेहोश हो गया। मैंने बोला आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपको डायबिटीज़ है। तो बोले आपने पूछा ना, मैंने बताया। तो फिर क्या हुआ कि तो मैंने कहा ऐसा है तो फिर आपको जब ज़्यादा हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, शुगर कम हो रही है, तो आप इंसुलिन बंद कर दो। मेरे पास बहुत भीड़ थी, ज़्यादा बात करने का तो टाइम नहीं रहता था। तो उन्होंने मेरी बात को पकड़ लिया और इंसुलिन बंद कर दिया। इंसुलिन बंद होने के बाद में फिर मेरा ट्रीटमेंट तो उनको चल ही रहा था, वो एक्यूलाइजिस स्पॉन्डिलाइसिस का। फिर 1 महीने बाद फिर वो वैसे ही बेहोश हुए। फिर बेहोश हुए तो फिर मैंने उनको होश में लाया। फिर उसके बाद में पूछा आप क्या हो गया। बोले आपके कहने से मैंने इंसुलिन बंद कर दिया, फिर भी मेरी शुगर डाउन हो रही है। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं इनको जितने पॉइंट लगा रहा हूँ कान में, बॉडी में, इसमें ऐसा कोई तो भी पॉइंट है जिसके द्वारा शुगर डाउन होती है या शुगर कंट्रोल होती है। फिर उस समय से मैंने पूरी प्रैक्टिस अपनी बंद कर दिया। उस समय मेरी प्रैक्टिस 10-15 हज़ार रुपये की थी, मतलब रोज की। आप समझो उस समय सब मैंने ताला लगा दिया और फिर मैं इस रिसर्च के पीछे पड़ गया।
और फिर रिसर्च में इतने सारे पॉइंट थे, मेरे को खुद को ही नहीं मालूम कि कब कान में 8-10 पॉइंट लगाता था, कौन से पॉइंट से शुगर कम होती है। होती होती तो है, ये तो पता चल गया, पर कौन से पॉइंट से होती, क्या होती है, मुझे पता नहीं था। अब उसको खोजने के लिए लग गया। फिर मैंने विचार किया कि एक्यूपंक्चर में अगर डायबिटीज का अपने को रिसर्च करना है तो साउथ सबसे अच्छी जगह है। क्यों? क्योंकि साउथ में सब लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, मतलब वो इडली सांभर और ज़्यादा से ज़्यादा वो चावल भी खाएंगे इतना सारा। मैं बोला वो जगह अच्छी है, अगर वहाँ का पेशेंट मैंने ठीक कर दिया तो मैं दुनिया का डायबिटीज ठीक कर सकता हूँ। तो मैं और मेरी मिसेस कम से कम हम लोग 3 साल वहाँ रहे। वहाँ जाके हमने इलाज शुरू किया, मेरे डॉक्टर लोग भी थे, डॉक्टर के दवाखाने में शुरू किया। तो पहले हम इंसुलिन का टेस्ट करते थे सुई लगाने के पहले, बाद में देखते थे कि वो इंसुलिन बढ़ गया। लेकिन जो पेशेंट को इंसुलिन चालू है उनका वो टेस्ट होता नहीं था, क्योंकि शरीर में इंसुलिन है तो इंसुलिन पॉजिटिव आएगा। फिर रिसर्च करते 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 फिर हम 2-4 पॉइंट के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट किया। रिजल्ट मिलते थे, रोज सवेरे शाम पेशेंट को बुलाना, अपना रिसर्च करना, ऐसा चलते रहा। बाद में बहुत दिनों बाद फिर मुझे वो पॉइंट मिला जिसके द्वारा मैं शुगर को कंट्रोल कर सकता था। अब 2 पॉइंट थे, अपन लोग ना फास्टिंग शुगर करते हैं और खाने के बाद की शुगर करते हैं, तो मैं 2 निडल लगाता था, एक फास्टिंग की लगाता था और एक खाना खाने के बाद की लगाता था। एक कोविड आने से पहले तक यही चलता था, और बहुत सारे पेशेंट को मैंने, आपके यहाँ के पेशेंट को भी ठीक किया है। आपके कोविड के पहले उनको सुई लगा, अभी तक उनको डायबिटीज नहीं, मस्त मीठा खाते, आते कभी कभी मिलने में। अब ये हो गया, उसके बाद में क्या हो गया कि मेरे को खुद को कोविड हो गया, क्योंकि पेशेंट के एकदम पास जाके लगाना पड़ता है, अपने को तो पता नहीं रहता किसको कोविड हुआ और नहीं हुआ। मेरे को बहुत ज़्यादा कोविड हुआ, इतना ज़्यादा हुआ कि मतलब मैं सीरियस ही हो गया था। इतना सीरियस हो गया था कि मतलब ऊपर जाने का ही नंबर था, पर वहाँ हाउसफुल का बोर्ड देख के मेरे को वापस आ गया मैं क्योंकि उसके बाद में फिर मैं जब ठीक हुआ, शायद रामकृष्ण परमहंस ठाकुर जी की कृपा हम पे हुई कि भाई तेरा अभी रिसर्च जो है वो अधूरा है, ऐसा ही मुझे लग रहा है। फिर उसके बाद में मैंने रिसर्च चालू किया। रिसर्च चालू करने के बाद फिर मैंने एक ही पॉइंट खोजा, सिंगल पॉइंट। अब वो पहले जैसे 2 पॉइंट से शुगर कम डाउन होती थी, फास्टिंग के लिए अलग से लगाना पड़ता था 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट लगाना पड़ता था खाना खाने के बाद के लिए। बाद में फिर मैं एक ही पॉइंट लगाता था, और उस 1 पॉइंट से दोनों शुगर कंट्रोल होती है, फास्टिंग भी और खाना खाने के बाद की। तब से फिर वो कंफर्म हो गया। उसके बाद हम उसमें गोल्डन सुई लगा देते हैं, और गोल्डन सुई लगाने से लाइफ लॉन्ग पेशेंट मीठा खा सकता है, कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये मतलब नहीं कि मैंने गोल्डन सुई लगा दी और 8 दिन में पेशेंट ठीक हो गया, ऐसा नहीं। हम आज आम का पेड़ लगाएंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आज ही हम आम खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे उसको 8-10 साल लगते हैं, वैसे हमारे नीडल लगने के बाद भी पूरी तरह से इंसुलिन तैयार होने के लिए 2, 2.5, 3 साल भी लगते हैं। लेकिन एक बार हो गया, सुई लग गई, कि वो इफेक्ट अच्छे आते रहते हैं। इंसुलिन लेने वाले पेशेंट का इंसुलिन कम हो जाता है, गोली वाले खाने वाले पेशेंट की गोली बंद हो जाती है, और पेशेंट नॉर्मल लाइफ जीता है। मतलब जिसको डायबिटीज नहीं है उसको मीठा खाने के बाद भी उसकी शुगर नहीं बढ़ती। जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो साथ में डायबिटीज के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो लाइलाज है। आप बिना दवाई के, बिना इंसुलिन के पेशेंट को कैसे ठीक करते हैं, कैसे डायबिटीज ठीक हो जाता है? ये अच्छा सवाल है। अब आपको तो मालूम है कि डायबिटीज हुआ तो पेशेंट को किसी न किसी तरह से पता चल जाता है, डॉक्टर के पास जाके कोई नॉर्मल रूटीन टेस्ट में पता चल जाता है। आजकल तो शुगर का टेस्ट इतना कॉमन हो गया है, आँख का कुछ ऑपरेशन करना है तो भी शुगर टेस्ट कराओ, दांत को उखाड़ना है तो भी शुगर टेस्ट कराओ, ऑपरेशन करना है तो भी शुगर। अब वो पेशेंट को बेचारे को मालूम ही नहीं रहता कि मेरे को शुगर है। जब उसको पता चलता है कि शुगर है, फिर वो डॉक्टर उसको दवा देते हैं पहले तो,
या फिर इंसुलिन देते हैं, और वो शुगर कंट्रोल करने के बाद ही ऑपरेशन करते हैं। शुगर अगर कंट्रोल नहीं हुई तो दांत का डॉक्टर दांत भी नहीं निकालता, आँख का डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता, यानी कोई बड़ी सर्जरी भी नहीं होती ना छोटी सर्जरी होती। तो शुगर का आजकल इतना इम्पोर्टेंस हो गया है। अब आपने जो सवाल पूछा मुझे, क्या सवाल पूछा? न दवाई न इंसुलिन, ऐसे हाँ, कैसे तो हम ना दवाई देते हैं ना इंसुलिन देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कान में एक सुई लगा देते हैं। अब सवाल इससे पैदा होता है कि वो क्या इफेक्ट करती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, डायबिटीज 100 बीमारियों को निमंत्रण देती है। अगर डायबिटीज हो गया तो उसको कभी हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, कभी किडनी का प्रॉब्लम हो जाएगा, कभी आँख का प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन डायबिटीज खुद एक बीमारी नहीं है, तो क्या है, एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। अब फंक्शनल डिसऑर्डर यानी क्या? अब जैसे मैंने सोचा मेरे को आँख बंद करना है, पहले सोचा फिर आँख बंद हो गई, फिर सोचा कि मैंने आँख खोलना है, क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ये फंक्शन कैसे होता है? हम जो सोचते हैं दिमाग को ऑर्डर जाता है, और दिमाग फिर उसके हिसाब से कोई भी, जैसे हाथ उठाने के लिए, तो पहले सोचा हाथ उठाया, फिर सोचा हाथ नीचे किया, यानी सारी जो प्रक्रिया फंक्शन जो है ये दिमाग से होता है। दिमाग उसका किंग है। सारे कोई भी फंक्शन ले लो, तो जैसे मैं बातचीत भी कर रहा हूँ तो पहले दिमाग में आता है, फिर मैं बातचीत कर रहा हूँ, हर चीज। तो सारा जो हमारे शरीर का जो किंग है या बादशाह है या राजा है, समझ लो ये ब्रेन है। ब्रेन अगर काम नहीं करता है तो कोई कुछ काम नहीं करता। तो ये फंक्शनल जो डिसऑर्डर होते हैं वो ब्रेन की वजह से होते हैं। अब फंक्शन क्या है डायबिटीज में? डायबिटीज का फंक्शन यह है, अपने शरीर में पैनक्रियाज होती है, और पैनक्रियाज में 4 सेल होते हैं। कौन से 4 सेल होते हैं? उसका नाम डॉक्टरों ने दिया अल्फा, बीटा, सीटा और डेल्टा। अब चारों के काम अलग है। आँख का काम अलग है, कान का काम अलग है। आप आँख बंद करोगे और कान से बोलोगे देखो तो पॉसिबल नहीं है, कान बंद करोगे आँख से बोलो सुनो तो पॉसिबल नहीं है। तो जिसका काम वही करता है। तो अल्फा का काम अल्फा करेगा, बीटा का काम बीटा करेगा, सीटा का काम सीटा करेगा, डेल्टा का काम डेल्टा करेगा। अब अल्फा का क्या काम है? जो हम शुगर खाते हैं, शुगर है ना, पैन चावल शुगर है, गेहूं शुगर है, हाँ, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो हम शुगर खाते हैं उसका जो एक मॉलिक्यूल बनता है वो होता है ग्लूकोज। शुगर से क्या बनता है? ग्लूकोज। और अल्फा क्या करता है? वो ग्लूकोज से फिर एक मॉलिक्यूल बनाता है, उसको बोलते हैं ग्लूकोगॉन। यानी अल्फा का काम क्या है? शुगर से छोटा सा मॉलिक्यूल बनाना, ग्लूकोगॉन। अब रह गया बीटा। बीटा का काम क्या है? बीटा का काम क्या है? जो हम प्रोटीन्स खाते हैं, प्रोटीन्स यानी दाल में प्रोटीन है, और क्या बोलते हैं, अंडे में प्रोटीन है, चिकन मटन, जिस प्रकार का प्रोटीन, वो प्रोटीन से फिर लास्ट में क्या होता है, इंसुलिन का मॉलिक्यूल तैयार होता है। बहुत लंबी प्रक्रिया है, लास्ट में इंसुलिन बनाता है। मतलब अल्फा का काम क्या है? ग्लूकोगॉन बनाना। बीटा का काम क्या है? इंसुलिन बनाना। और सीटा और डेल्टा ये जो है ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के काम में आते हैं, डाइजेशन के काम में आते हैं। तो अभी हम काय के बारे में बात कर रहे हैं? डायबिटीज के बारे में। तो हम काय के बारे में चर्चा करेंगे? अल्फा और बीटा के बारे में। तो अल्फा ने बनाया ग्लूकोगॉन और बीटा ने बनाया इंसुलिन। ये दोनों क्रॉस होते हैं ना, एक दूसरे को क्रॉस करके नया मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है। उसका नाम दिया है डॉक्टरों ने ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन कैसे तैयार हुआ? ग्लूकोज से तैयार हुआ। किसने तैयार किया? इंसुलिन ने तैयार किया। और ये ग्लाइकोजन लीवर में जमा हो जाता है। इसलिए हम लोग लीवर को शुगर की बैंक बोलते हैं। जैसे अपने पैसे अपन बैंक में जमा करते हैं, और फिर जैसे अपने को कुछ काम हुआ, शादी हुई, डॉक्टर के पास जाना, फिर जाना, अपना ही पैसा निकालते हैं। तो ये ग्लाइकोजन लीवर में जमा हो गया। अब जैसे हमारे मोदी जी 9 दिन उपवास करते हैं, फिर भी उसी तरह से काम करते हैं ना, बिना रुके। तो कहाँ से आती है एनर्जी? ये जो ग्लाइकोजन जमा हुआ है लीवर में, ये फिर से उसका कन्वर्शन ग्लूकोज में होता है।
और फिर से ग्लूकोज में होकर हमको एनर्जी मिलती है। इसलिए लीवर को हम बोलते हैं बैंक ऑफ शुगर। इतना आपको समझ गया। अब ये फंक्शनल डिसऑर्डर है, मैंने जैसे बताया। तो ये जो फंक्शनल डिसऑर्डर इंसुलिन के कमी के वजह से डायबिटीज होता है, ये तो सबको ही मालूम है, क्योंकि डायबिटीज हुआ तो आखिरी का पेशेंट को डॉक्टर क्या करता है, इंसुलिन देता है। मतलब इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में जब कम पैदा होती है तो डायबिटीज हो जाता है। अब समझ लो पहले 100% इंसुलिन था तो वो मीठा भी खाता था पेशेंट, कुछ भी खाता था, शुगर नहीं बढ़ती थी। किसी वजह से वो 100% के बजाय समझ लो 50% इंसुलिन है तैयार होने लग गया। अब 50% का तो ग्लाइकोजन बढ़ रहा है, बाकी 50% क्या जाएगा? तो वो क्या होता है कि जो हमारे 50% इंसुलिन कम होने से फिर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि वो ब्लड में मिलती है, और 50% शुगर मात्रा बढ़ गया यानी डायबिटीज हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये फंक्शनल डिसऑर्डर मैंने पहले ही बताया, हम जो सुई लगाते हैं वो सुई से ब्रेन को मैसेज भेजते हैं। क्या मैसेज भेजते हैं? कि आपकी जो पैंक्रियाज है वो काम नहीं कर रही है या कम कार्य कर रही है, निष्क्रिय हो गई है। फिर ये तो राजा है, ये बोलता है एक काम करो, जैसे किसी ने काम नहीं किया तो बॉस डांटता नहीं है, फिर उसको काम से लगाता है, वैसे ही फिर वो पैंक्रियाज काम करने लगती है। और उनका काम क्या है? बीटा सेल का इंसुलिन तैयार करना। वो जब इंसुलिन तैयार करता है तो फिर धीरे धीरे दवाई वगैरह सब बन जाती है। अब आप पूछोगे भाई इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है? आपने तो थियरी तो बता दी, थियरी में कोई विश्वास नहीं करता आजकल। और आजकल जगत जो है वो विज्ञान का जगत है। विज्ञान में जब तक आप साइंटिफिकली कुछ प्रूफ नहीं देंगे, बराबर है ना, साइंटिफिकली अगर आप कुछ प्रमाण सिद्ध नहीं करेंगे तो हो नहीं सकता। आप किसी भी डॉक्टर को पूछ लो, मेरे पास 20-20, 25-25 साल के पेशेंट आते हैं, मैं उनको पूछता हूँ साहब आपने सी पेप्टाइड का टेस्ट किया क्या? तो कोई डॉक्टर सी पेप्टाइड का टेस्ट करता नहीं। हाँ, डॉक्टर सी पेप्टाइड का टेस्ट किसको करते हैं? जो टाइप 1 के जो पेशेंट होते हैं ना, जो बच्चों को इंसुलिन लगता है, वो उसमें वो करते हैं। काय के लिए करते हैं? वो देखने के लिए कि ये टाइप 1 डायबिटीज है कि नहीं। तो उसमें इंसुलिन बिल्कुल तैयार नहीं होता है, तो फिर वो टाइप 1 डायबिटीज पे डायरेक्ट उसको इंसुलिन शुरू करते हैं डॉक्टर। उसी समय पर टाइप 2 वाले पेशेंट को, जो गोली खाने वाले पेशेंट है, उनका कभी सी पेप्टाइड टेस्ट नहीं करते। तो मैं वही पूछता हूँ डॉक्टरों से, आप सी पेप्टाइड क्यों नहीं टेस्ट करते? कॉन्फ्रेंस में भी सवाल करता हूँ। तो ये सी पेप्टाइड क्या है? पेशेंट पूछते हैं सब टेस्ट तो करवा लिए डॉक्टर, लेकिन हमारे पूरे इतनी बड़ी फाइल बना दी, लेकिन उसमें सी पेप्टाइड का टेस्ट तो लिखा ही नहीं। फिर पेशेंट ही मुझसे पूछते हैं सी पेप्टाइड क्या है साहब? मैं उनको अपने बोलचाल की भाषा में समझाता हूँ। मैं बोला, पेशेंट को बोलता हूँ, आपको पता है दूध से क्या बनता है? दही। दही से क्या बनता है? बटर। बटर से क्या बनता है? घी। तो ये जो सी पेप्टाइड जो है, ये मूल सूत्र है। सी पेप्टाइड से बनता है पेप्टाइड, यानी ये क्या हो गया? दही हो गया। सी पेप्टाइड अगर दूध है तो पेप्टाइड क्या हो गया? दही हो गया। फिर पेप्टाइड से बनता है प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन क्या हो गया? बटर हो गया। और प्रो इंसुलिन से बनता है इंसुलिन, यानी सी पेप्टाइड, पेप्टाइड, प्रो इंसुलिन और इंसुलिन। दूध, दही, बटर और घी। और आप मुझे बताओ, आपके घर में अगर दूध ही नहीं है तो घी कहाँ से पैदा होगा? आपके शरीर में सी पेप्टाइड की मात्रा ही कम है, तो आप कैसे इंसुलिन तैयार कर सकते? इसलिए हम सबसे पहले सी पेप्टाइड का टेस्ट कराते हैं। और ये सी पेप्टाइड जो है हमारे ट्रीटमेंट के बाद 6 महीने में हमने पाया है कि वो बढ़ता है। यानी सी पेप्टाइड बढ़ता है मतलब क्या हो गया? अब इंसुलिन तो बनेगा ही बनेगा। तो ये सबसे बड़ा साइंटिफिक प्रूफ है हमारे ट्रीटमेंट में। अब तक आप कितने पेशेंट को ठीक कर चुके इस आपकी इस तकनीक से? इसका तो मेरे को अंदाजा नहीं है, लेकिन ये जो है जब से मैंने ये कहे, कम से कम हजारों पेशेंट मैंने ट्रीट किए हैं,
लेकिन जब से ये गोल्डन सुई का मैंने किया है तो उसमें बहुत सारे पेशेंट ठीक होते हैं, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। पहले तो मेरे को हर पेशेंट को हर 1 महीने में बुलाना पड़ता था, अब ऐसा नहीं करना पड़ता। 3-4 महीने बुला लेता हूँ, गोल्डन सुई लगा देता हूँ, तो पेशेंट अपने आप रिजल्ट देते हैं। और ये गोल्डन सुई लगाने का ट्रीटमेंट आपने कितने सालों से शुरू किया? ये तो मैं बताया ना, कोविड से पहले भी करता था मैं। कोविड से 2-3 साल पहले करता था, पर 2 सुई लगाता था। अब कोविड के बाद से मैंने सिर्फ 1 ही सुई लगाता हूँ, और उससे मुझे अच्छे रिजल्ट आते हैं, और वो ज़्यादा इफेक्टिव है। सुई लगने के बाद की प्रक्रिया क्या होती है? उनको कोई दिक्कत आती है या स्टार्टिंग के कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं? सुई लगने के बाद तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी सुई सही लगी है कि नहीं है। वो कैसे देखेंगे? हम सुई लगाने के बाद में पेशेंट को बोलते हैं, देखो भाई 5 दिन के बाद में शुगर टेस्ट करके बताओ। पहले की शुगर ले लेते हैं, फिर बोलते हैं शुगर टेस्ट करके बताओ, और उसी समय सी पेप्टाइड और HbA1c भी ले लेते हैं। फिर पेशेंट का फ़ोन आता है, नहीं हमारी शुगर कम हुई है, तो हमको भी समझ जाता है कि भाई नीडल सही लगी हुई है। फिर उसके बाद में पेशेंट को हम नेक्स्ट अगले महीने फिर बुलाते हैं। फिर उसका HbA1c, सी पेप्टाइड वगैरह पूरा टेस्ट करने के बाद में हर 3 महीने में HbA1c टेस्ट कराते हैं। तो HbA1c क्या होता है? 3 महीने का एवरेज शुगर होता है। अब 3 महीने में ही क्यों कराते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में जो खून है, उस खून जो है उसकी लाइफ है 90 डेज। जैसे नहीं कोई भी बिजनेस करते हैं तो दिवाली टू दिवाली कितना हिसाब हुआ, मार्च टू मार्च कितना हिसाब हुआ, और निकालते नहीं व्यापारी लोग, वैसे ही हम ये करते हैं 3 महीने में कितनी शुगर डाउन हुई, HbA1c बोलते हैं उसको। वो समझ लो पहले पेशेंट की 9 थी, फिर नेक्स्ट 3 महीने में वो समझ लो 8 हो गई, यानी हमारी नीडल काम कर गई, काम कर रही है। तो धीरे धीरे फिर 7-6 फिर नॉर्मल हो जाती है। नैसर्गिक और इंसुलिन C-peptide रेडी का- हुआ कि नहीं हुआ वो कैसे पता चलता है? नैसर्गिक इंसुलिन रेडी हुआ कि नहीं हुआ वो कैसे पता वही तो चलता बता रहा हूँ मैं आपको, सी पेप्टाइड समझ लो पहले 1.5 है, है? उसकी टेस्ट हम 6 महीने बाद कराते हैं, क्योंकि सी पेप्टाइड तैयार होने को टाइम लगता है। अब ये 1.5 का समझ लो 2.5 हो गया, मैंने बढ़ गया। बढ़ा कैसे? कोई दवा से नहीं बढ़ता, आज तक ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुआ है जिससे सी पेप्टाइड बढ़ता है। हमारे ट्रीटमेंट से बढ़ा है, यानी वो साइंटिफिक प्रूफ हो गया। पहले पहले 1.5 था, बाद में वो 2.5 हो गया। वैसे ही खाने के पहले वो 2.2 था, बाद में 3.5 हो गया, मतलब दिख गया। ये वैज्ञानिक सबसे बड़ा प्रूफ है, और इसका मतलब यह है कि अब इंसुलिन तैयार होने की प्रक्रिया शुरू हो गई, और HbA1c घट रहा है, यानी ये भी दूसरा प्रूफ है साइंटिफिक। अच्छा, ये ट्रीटमेंट के बाद आप कोई खाने की परहेजी या ऐसा कुछ करवाते हैं? नहीं, शुरू शुरू में तो कैसा है, हम एकदम से नहीं बोलते कि आप मीठा खाओ। जैसे जैसे पेशेंट की दवा कम होती है, फिर धीरे धीरे हम पेशेंट को बोलते हैं कि नहीं अब आप खा सकते हो। चावल वावल वगैरह रेगुलर खाना तो मैं दूसरे दिन से ही शुरू करवा देता हूँ। चावल नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो सब मैं नहीं मानता, वो सब खिलाता हूँ। मीठा वीठा का थोड़ा परहेज रखते हैं, लेकिन वो भी 6 महीने के बाद वो भी अलाउ कर देता हूँ। हैवी शुगर जिनका रहता है, अगर वो आपके पास आए तो उनकी जो रेगुलर मेडिसिन होती है वो आप चालू रखवा के अपनी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं या वो जो दवाई है वो बंद कर देते हैं? देखो उनकी दवा चालू है, बराबर है, फिर भी उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, मतलब क्या हो गया? कोई ना कोई दवा का रेजिस्टेंस तैयार हो गया, और या तो फिर इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो तैयार हो गया। हमारे शरीर में एक स्प्लीन नाम का, हार्ट लंग लिवर किडनी स्प्लीन 5 मेन इंपॉर्टेंट अवयव होते हैं। ये स्प्लीन क्या है? ये स्प्लीन जो है बॉडी का रक्षक। हमारे शरीर में कोई भी जीवाणु, कोई भी कीटाणु जाएगा, बुखार भी आएगा सादा, तो सबसे पहले स्प्लीन लड़ाई करता है। और स्प्लीन क्या करता है? WBC तैयार करता है, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। और हमारे जोड़ों में वगैरह कहाँ तैयार होता है? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो ये वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या है? ये स्प्लीन तैयार करता है, ये हमारे बॉडी को क्या करते हैं? इम्यून पावर देते हैं। तो जैसे ही आप दवा खाते हो या बाहर से इंसुलिन लेते हो, तो स्प्लीन को पता चल जाता है अरे ये बाहर से है, तो वो इंसुलिन के बजाय एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज तैयार करता है। अब इसी से आप समझ जाओ, इंसुलिन एंटी इंसुलिन मतलब इंसुलिन का दुश्मन बाहर से नहीं आता, वो हमारे शरीर में ही हमारा स्प्लीन तैयार करता है, क्योंकि उसको मालूम रहता है कि ये इंसुलिन मेरे
शरीर का नेचुरल इंसुलिन नहीं है। तो डॉक्टर ने समझ लो 10 यूनिट से इलाज शुरू किया। जब पता चला तो स्प्लीन ये किया तो WBC तैयार करके फिर उसको बढ़ा देता है शुगर। फिर शुगर बढ़ा तो नेचुरली पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, 10 यूनिट से काम नहीं हो रहा, 15 यूनिट, फिर स्प्लीन अपना काम करता है, बढ़ा देता है उसको और एंटी इंसुलिन, फिर 20 यूनिट हो गया, फिर 25 यूनिट हो गया। कितना भी डॉक्टर इंसुलिन बढ़ाए वो कुछ स्प्लीन जो है वो अपना एंटी इंसुलिन बॉडीज बढ़ाते रहता है। इस वजह से डायबिटीज तो 80 यूनिट इंसुलिन लेने के बाद भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता। उसका कारण क्या है, स्प्लीन की एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज। हमारे ट्रीटमेंट में क्या है, हमारे ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं है। हमारे ट्रीटमेंट में नैसर्गिक इंसुलिन तैयार होता है। तो ये स्प्लीन को मालूम होता है अरे ये तो मेरे घर का है, तो वो एंटी इंसुलिन बॉडीज तैयार नहीं करता। वो एंटी इंसुलिन बॉडी तैयार नहीं करता, इसलिए हमारे पेशेंट की शुगर कंट्रोल हो जाती। सीधी सी बात, समझ गए? तो जो भी लोग हैं ऐसे ही अगर इंसुलिन पे है या दवाई पे है तो आप पर तुरंत ऐसे कैसे विश्वास करें? विश्वास कराने के लिए आप क्या करते हैं? विश्वास कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आपके लोग आके जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं वैसे इंटरव्यू देते हैं। फिर उसके बाद में समझो 100 लोगों ने इंटरव्यू सुना तो 100 के 100 तो आते नहीं, सब बोलते हैं, क्योंकि सब आजकल तो धोखाधड़ी चालू है डायबिटीज के नाम पे। रामदेव बाबा अपना वो मधुनाशिनी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, सब उससे तबीयत खराब ही होती रहती है, किसी की ठीक नहीं होती। फिर एक आध कोई ठाकुर की कृपा हो गई और हमारे पास आता है। हमारे पास आने के बाद फिर हम इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद फिर वो ठीक होता है। वो जो ठीक होता है फिर वो अपने 10 रिश्तेदारों को या 2 दोस्तों को लेके आता है। ऐसे ही चल रहा है मैडम। लोग कैसे संपर्क करें आपका? अगर आप सूरत में आते हैं तो कैसे संपर्क करें? अगर आप सूरत में नहीं है और बाकी के दिनों में आपका कांटेक्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? वो मेरा जागृत क्लिनिक का नंबर है और मेरा नंबर है 9371114555। आप अपने उसमें डाल देना। और मेरा सूरत का तो दिन पक्का है, 23 तारीख को मैं आता हूँ। 11 बजे से 6 बजे तक सूरत में रहता हूँ। अभी मैं पहले तो अहमदाबाद वगैरह भी जाता था, अभी सिर्फ सूरत ही आता हूँ। गुजरात में सूरत अकेला सेंटर है। इसके बाद में फिर मैं बम्बई जाता हूँ, बम्बई से फिर पुणे जाता हूँ, पुणे से फिर नागपुर। और मेरा क्लिनिक जो है ये तो दिल्ली में है, उपहार कॉम्प्लेक्स में, ग्रीन पार्क में। वहाँ सब लोग आते हैं, फॉरेन के लोग भी आते हैं। चल रहा है। તો દર્શક મિત્રો, હાલમાં આપણે જોડાયા હતા કે જે રોગને લાઇલાજ રોગ કહેવાય છે એવા ડાયાબિટીસ કે જેઓ વગર દવાએ ઇન્સ્યુલિન વગર પણ આ જે રોગ છે તેને જડમૂળથી નાશ થઈ શકે છે, શરીરમાંથી નીકળી શકે છે અને વ્યક્તિ ફરી પાછો પહેલા જેવો થઈ શકે છે। તેના વિશેની તમામ માહિતી આપણી સાથે જે જોડાયા હતા ડોક્ટર જયકુમાર દીક્ષિતે આપણને અહીંથી આપી। હજુ તમને મૂંઝવતા કોઈ પ્રશ્નો હોય તો ચોક્કસ અહીંથી તમે તેમનો મોબાઈલ નંબર પર સંપર્ક કરી શકો છો, એપોઇન્ટમેન્ટ લઈ શકો છો અને તમે પણ આવી જ કોઈ સમસ્યાથી પીડાતા હોવ તો તેમનું સમાધાન મેળવી શકો છો। કેમેરામેન જિગ્નેશ પંડ્યા સાથે મોનિકા પરમાર, S9 ન્યૂઝ, સુરત। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।